हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की आज मैं विज्ञान विषय की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपकी जो राजन की सीरीज़ है उसके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको कराने वाली हूँ। साथ साथ आपसे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके डीएलएड के एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, चाहे वो आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन हो या फिर आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हो, उन सभी को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। शुरू करते हैं आपकी क्लास, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। पहला क्वेश्चन है आपका कि नासा का मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपीय संघ या वॉशिंगटन डीसी। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो नासा है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है। ध्यान से पढ़ना, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार अनिश्चित होता है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो ये कहते हैं इनमें केंद्रक नहीं होता, ये पॉइंट तो गलत है भाई। ये तो विशेषता इनकी है कि इनमें केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद उम्र के साथ बढ़ती हैं, ये बात भी गलत है। इनका आकार अनिश्चित होता है, ये भी गलत है, निश्चित आकार होता है इनका। तो क्या पॉइंट इसका रहेगा कि क्या विशेषता है? ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिन रात का होना है रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित परिवर्तन। तो आप देख पा रहे हैं कि दिन और रात जो होता है वो क्रमशः होता है, मतलब कि नियम से होता है। सुबह होगी फिर शाम होगी, यानी कि दिन होगा फिर रात होगी, नियम से हो रहा है, तो नियमित परिवर्तन तो ये है ही है। और साथ साथ ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है, प्रकृति कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे इसमें। तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। ठीक है, यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका पित्त रस बनता है आमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में या यकृत में। तो पित्त रस जो है वो बनता है यकृत में, यानी कि लीवर आपका लिख करके आ सकता है लीवर में। ठीक है, और पित्त रस का संचय कहाँ पर होता है? ये कहाँ पर इकट्ठा रहता है? तो पित्त रस जो इकट्ठा होता है वो होता है पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में बनता नहीं, पित्ताशय में क्या होता है? एकत्रित होता है, जाकर इकट्ठा होता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखना है इसको। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, इनमें से कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? सरौता, कैंची, बोझ उठाने वाली गाड़ी, चिमटा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वो है आपका चिमटा। और जो आपके उत्तोलक हैं, उत्तोलक को मैंने बताया था कि जो उत्तोलक है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का। होता क्या है? 3 चीजें हैं आपकी। एक होता है आपका आयाम, एक होता है आपका आलंब, एक होता है भार और एक होता है आयास, जिसको हम क्या बोल देते हैं? प्रयास या फिर बल नाम से भी जानते हैं, कि जो बल लगाया जाता है। इन 3 के आधार पर ही बांटा गया है। जब आपका आलंब बीच में होता है तब आपका होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, जब भार बीच में होता है तब होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और जब आयास बीच में होता है तब होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। आयास का मतलब है बल या फिर जो भी हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे चिमटे से जब हम उठाते हैं रोटी तो चिमटा कहाँ पकड़ते हैं? बीच में पकड़ते हैं, यानी कि आयास आपका या फिर बल जो है आपका, फोर्स जो है वो बीच में लग रहा है। तो चिमटा कैसा है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची की बात करो तो कैंची आपकी क्या है? फर्स्ट श्रेणी में आती है, क्योंकि इसमें आलंब बीच में होता है। सरौता आपका आ जाता है सेकेंड श्रेणी में। ठीक है, आगे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? CO2, O2, NH3 या फिर N2। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें जो हरे पौधे होते हैं वो CO2 गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और साथ साथ सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के माध्यम से, और जल की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या उत्पन्न करता है? ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी उसमें जो निकलती है गैस वो होती है O2, और जो गैस ग्रहण की जाती है वो होती है आपकी CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं
समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक का मतलब है कि ऐसे तत्व जिनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। और एक ही स्थान पर रखा गया है इसका मतलब क्या है कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होगा, यानी कि परमाणु क्रमांक उसका सेम टू सेम रहेगा, बाकी चीज़ें अलग होंगी। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा यहाँ पर ऑप्शन? पहला ऑप्शन है आपका इसके लिए परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। दूसरा ऑप्शन है परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान। फिर तीसरा ऑप्शन है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न। चौथा ऑप्शन है परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो देखो, जब समस्थानिक की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर क्या होता है, समस्थानिक आपके ऐसे तत्व होते हैं जो एक ही स्थान पर रखे हो, और एक ही स्थान पर रखने के लिए होता क्या है इनमें, इनकी परमाणु संख्या या इनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी अलग अलग होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या फिर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? देवता, तारा, उपग्रह या फिर ग्रह? तो चंद्रमा जो है वो क्या है, आपका एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। तारा क्या है हमारे सौरमंडल में? सूर्य हमारा तारा है। और ग्रह, ग्रह आपके कितने? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? तो बुध है आपका, उसके बाद मरकरी, वीनस, और आपका फिर आता है अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। तो इस प्रकार से 8 आपके ग्रह हैं। हिंदी में अगर बात करते हैं तो बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं, इनको ध्यान रखना। और जिस ग्रह पर जीवन है उस पर ही हम रहते हैं, और वो कौन सा ग्रह है? वो है पृथ्वी ग्रह। ठीक है, सबसे बड़ा आपका ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का ही उपग्रह है गैनीमीड। तो गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे आते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या है? H3O पर प्लस। या फिर आपको क्या बोल सकता है कि अम्ल वे पदार्थ है तो जल में क्या देते हैं? हाइड्रोजन प्लस आयन। इसमें भी टूट जाता है, तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते, ये चीज़ ध्यान रखना। हाइड्रोक्सिल आयन नहीं बनाते, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। आगे आते हैं प्रबल क्षार हैं NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रबल क्षार जो है आपका वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बाकी के सारे क्या हैं? दुर्बल क्षार हैं। प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं, वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रबल क्षार जो होते हैं वो ऐसे क्षार होते हैं जो जलीय, अगर हम इनको जल में डालेंगे तो अधिक आयनित होंगे। ठीक है, जो अधिक आयनित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होते हैं, और जो कम आयनित होते हैं वो होते हैं क्या? दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज या पील पाव? तो अधपका मांस खाने से होता है एंथ्रेक्स। 12 क्वेश्चन है आपका, रसांकुर की संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में या हृदय में? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, रसांकुर वाला, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। रसांकुर आपके पाए जाते हैं किसमें? छोटी आंत में। किसमें पाए जाते हैं? छोटी आंत में। आपको नोट्स में मिला हुआ क्वेश्चन, और छोटी आंत को ही हम क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधक विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? सन 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में या फिर 2005 ईस्वी में? तो आपदा प्रबंधन जो विधेयक है वो प्रस्तुत किया गया था 2005 ईस्वी में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियमित जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्म दर या अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि? तो देखो, अनियंत्रित जन्म दर भी हो जाएगा और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि भी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। ठीक है,
सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक ऊष्मा से या पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिंचाव से। तो जो सुनामी आती है वो होती है पृथ्वी के प्लेट की जो होती है वो खिसकने से आती है। सुनामी का संबंध है प्रसिद्ध शरारती जलमग्न लहर या फिर पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो पानी के अंदर उत्पन्न लहर को ही हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, द। बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना या फिर हल्की बौछार। तो बादल फटना, बादल जब फटता है तो अचानक से भारी मात्रा में जो जल है वो क्या है? पृथ्वी पर आता है, यानी कि अचानक से बहुत भारी वर्षा हो जाती है उस स्थान पर जहाँ पर बादल फटा। जैसे ये मान लीजिए ये बादल है, तो जब बादल फटेगा, बादल है क्या? बादल के अंदर पानी है, तो सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। भूमि का जो पृष्ठ है इस पर अचानक से जो हलचल हो जाती है उसको क्या कहते हैं? भूकंप, कंपन, ज्वालामुखी या कुछ नहीं, तो इसको बोलते हैं भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात का आकार होता है चौकोर, गोल, अंडाकार या आयताकार। तो चक्रवात का आकार होता है अंडाकार। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? 2015 में क्वेश्चन आया है। पृथ्वी, मार्स, नेपच्यून, प्लूटो। तो प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा है, इसको डॉर्फ प्लैनेट बोला जाता है। कब हटाया? ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 2006 में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची या ब्रेड काटने का चाकू। तो बोतल खोलने वाला जो द्वितीय प्रकार का जो उत्तोलक इसमें रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर आ, बोतल खोलने वाली मशीन। ठीक है, और द्वितीय प्रकार का जो उत्तोलक होता है इसमें क्या बीच में रहता है? इसमें बीच में रहता है भार, यानी कि लोड। जो वर्क हम करने जा रहे हैं वो इसमें बीच में होगा। ठीक है, चाकू आपका आता है 3rd क्लास में और यह आता है आपका 1st क्लास लीवर के अंतर्गत। और जो पंजेदार हथौड़ी है वो भी किस में आती है? 1st क्लास लीवर में ही आती है, यानी कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। उत्तोलक को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन है कि अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणुभार पर या तुल्यांकी भार पर। तो मैंने जस्ट अभी बताया था कि जो अम्ल या जो क्षार जल में अधिक आयनित हो जाते हैं वो प्रबल होते हैं, जो कम आयनित होते हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। तो उनकी प्रबलता किस पर डिपेंड करेगी? आयनन की मात्रा पर। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका 23 क्वेश्चन है कि प्रबल क्षार वह है जो जल में स्थायी हो, जिसका अणुभार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो, जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो प्रबल क्षार या अम्ल वह होते हैं जो क्या होते हैं? अधिक आयनित होते हैं, किसमें? जल में। ठीक है, एक क्वेश्चन से ही आपका देखो 3 क्वेश्चन हो गए हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जब हम समझ के चलते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे आने वाले बाकी क्वेश्चन भी क्लियर होते जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन दाता व इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ के मध्य उपसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जल अपघटन, उदासीनीकरण, आयनन या फिर अपघटन। तो यह आपका होता है आयनन। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है? आयनन रहेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जैसे मान लीजिए मैं Na और Cl की बात करती हूँ, तो Na ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और Cl ने उसको ग्रहण किया, इसीलिए क्या होता है? Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर क्या होता है? माइनस का चार्ज होता है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो आयनिक बॉन्ड होता है। उतना डिटेल में नहीं जाना, बस इतनी चीज़ ध्यान रखना। उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता है, क्षारक बनता है, क्षार बनता है या फिर लवण व जल बनते हैं। तो उदासीनीकरण की जो क्रिया होती है उस क्रिया में अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं। अम्ल प्लस क्षार ये आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके बनाते हैं लवण प्लस जल। तो क्या बनता है उदासीनीकरण क्रिया में? लवण व जल बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 26 क्वेश्चन है जिन अम्लों में ऑक्सीजन व सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं हाइड्रोसिड, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल, दुर्बल अम्ल। देखो, जिनमें ऑक्सीजन होगा वो कहलाते हैं ऑक्सी अम्ल, जिनमें सल्फर होगा वो कहलाएंगे थायो अम्ल, और जिनमें दोनों नहीं होंगे वो होते हैं आपके हाइड्रोसिड। ठीक है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए।
दुर्बल तो आपको बता ही दिया, आयनन की मात्रा पर डिपेंड करेगा। जिन लवणों के लिए जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं। जैसे कोई हमने लवण लिया, जैसे NaCl की ही बात करते हैं, इसको हमने लिया और जब ये इसको हमने जल में डाला तो केवल एक ही प्रकार का धनायन मिलेगा, एक ही प्रकार का ऋणायन मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा या फिर Cl- मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा लवण है, सामान्य लवण है, बेसिक लवण है, अम्लीय है या फिर द्वितीय लवण है? तो आपके ऐसे लवण रहते हैं सामान्य लवण, जो एक ही प्रकार के आयन दे रहे होंगे। इसके बाद बात करते हैं एसिटिक अम्ल की। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है 1, 3, 2, 4। तो एसिटिक अम्ल की जो क्षारकता है वो होती है 1। क्षारकता क्या होती है? क्षारकता और अम्लता दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्षारकता और अम्लता दो चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब है कि जब हम इसको जल में लेकर के जाएंगे तो ये कैसा बर्ताव कर रहा होगा, वो होती है क्षारकता और अम्लता। एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल यानी कि पीएच मान की तरफ जाइए। पीएच मान भी यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा, पीएच मान है क्या? तो पीएच मान में क्या है, आपका एक पॉइंट होता है 7 जो होता है उदासीन, 1 से लेके आपका 7 तक वैल्यू चलती है और 7 से लेकर चलती है 14 तक। 7 है आपका उदासीन और 7 से कम जितने भी पीएच मान वाले होंगे वो सारे के सारे होते हैं अम्लीय, और 7 के बाद से यानी कि 14 तक वाले जितने होंगे वो कैसे होते हैं? क्षारीय कहलाते हैं। उनमें कैसी प्रवृत्ति होती है? क्षार की प्रवृत्ति होती है। जैसे किसी का पीएच मान आपको दे दिया जाए 7.9, तो ये कैसा होगा? अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा? तुरंत आप देख करके बोल दोगे 7 से बड़ा है, यानी कि कैसा है? क्षारीय है। ऐसे ही अगर मैं एक पीएच मान दे दूँ 5.9 या 5.2 दे देते हैं तो बताइए ये क्या है? तो ये कैसा है? अम्लीय प्रवृत्ति वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट या फिर वाहित मल, इनमें से कौन सा है जो जल प्रदूषण का कारण है? तो इनमें से सबसे जो जल जिससे प्रदूषित होगा वो रहेगा वाहित मल। ठीक है, धुआं और बम विस्फोट से क्या होगा आपका? धुआं और बम विस्फोट से होगा वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण है कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं या ये सभी। तो ये भी आपका कारण है, ये भी है और ये भी है, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? इनमें से कौन सी मानव के द्वारा आपदा नहीं है? मानव इसको नहीं बना रहा। तो अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना या भूकंप। अग्निकांड भी मनुष्य के द्वारा हो सकता है, बम विस्फोट भी, रेल दुर्घटना भी, लेकिन भूकंप कैसी एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल है, यानी कि नेचर से हो रही है ये वाली। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है दूध से दही का बनना, गन्ने के रस का से सिरका बनना, बल्ब का जलना या कागज का जलना। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें क्या बदलती है? केवल अवस्था बदलती है। क्या बदलता है? एक ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल अवस्था बदलती है, जो भी पदार्थ दिया होता है, और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे आप देखें दूध से दही बना तो एक नया पदार्थ बन गया, वापस आप दही से दूध में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। कैसा परिवर्तन है ये? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। गन्ने के रस से सिरका बनना, गन्ने के रस से सिरका बन गया, एक नया पदार्थ बना, सिरके से वापस गन्ने के रस में नहीं लौट सकते, तो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, कागज से राख बन गई, अब उस राख से वापस कागज तक नहीं पहुंचोगे, यानी कि कागज जलने के बाद एक नया पदार्थ दे रहा है। कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। और बल्ब का जलना क्या है? जलेगा बुझेगा, ये है आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, या साइट्रिक लिख के आ सकता है। तो नींबू में पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल। ऐसे संतरे में पूछा जाए तो उसमें भी सिट्रिक या साइट्रिक रहेगा। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है फल, सब्जी, सूर्य की रोशनी या फिर दूध। तो विटामिन डी का सबसे सस्ता जो स्रोत है वो क्या है? सूरज की रोशनी। सबसे ज़्यादा विटामिन आपको यहीं से मिलता है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरौता में आलंब होता है किनारे पर, बीच में, या किनारे तथा बीच के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो सरौता में जो आलंब होता है वो होता है किनारों पर। ठीक है, अच्छा, सरौता में कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? तो सरौता आपका है द्वितीय श्रेणी का, यानी कि सेकेंड क्लास का। और द्वितीय श्रेणी में बीच में क्या होता है? बीच में होता है भार। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, घड़ी की चाबी में संग्रहण दे, अगर घड़ी की चाबी देने में संग्रहण करते हैं, किसका संग्रहण करते हैं, गतिज ऊर्जा का, गुरुत्वीय त्वरण का, स्थितिज ऊर्जा का या सामर्थ्य का। जब हम चाबी भरते हैं ना घड़ी में, उस वक्त हम उसको गतिज ऊर्जा देते हैं और वो गतिज ऊर्जा क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है उसमें। तो इसमें संग्रहण किसका किया जा रहा है, गतिज ऊर्जा का। एलिसा परीक्षण संबंधित है कैंसर से, क्षय में या फिर एड्स में या टाइफाइड में। तो एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स बीमारी में। नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिक आयनिक बंध, एकल सहसंयोजी बंध, द्विक सहसंयोजी बंध या फिर त्रिक सहसंयोजी बंध। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों सेम सेम है, तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही होती है, वहाँ पर आपका बन जाता है सहसंयोजी बंध। और नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में होता है त्रिक सहसंयोजी बंध। क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आपको बताई गई है क्वेश्चन में कितनी है, 40 है। और हम जानते हैं परमाणु क्रमांक जो होता है वही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है और वही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इस हिसाब से प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 15। यहाँ रखा हमने 15 प्लस n बराबर 40। तो यहाँ से n यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी 40 माइनस का 15, घटा दो, 10 में से 5 गया 5 बचा, 3 में से 1 गया 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, n बराबर निकल के आ गया 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। जो अशुद्ध रुधिर है वो हृदय से किस में जाता है, तो सीधी सी बात है, ये जाता है फेफड़े में। इसको तो बिल्कुल ऑप्शन ही देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेट्रोल में होती है गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो पेट्रोल में होती है रासायनिक ऊर्जा। पूछे गए क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन पे ध्यान देना। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का सूत्र है। तो चूना पत्थर का सूत्र क्या है, Na2CO3, CaOH का होल ट्वाइस, CaO या फिर CaCO3। तो सूत्र होता है CaCO3, ठीक है, चूना पत्थर का। आगे है आपका सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। बताइए क्या रहेगा, तो सोलर सेल जो है वो आपका करता है प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश की जगह सौर ऊर्जा भी लिख करके आ सकती है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या, सोलर सेल, ठीक है। इसके बाद आपका 44 क्वेश्चन है, पैलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन से संबंधित है या किस विटामिन की कमी से होता है। तो पैलेग्रा जो रोग है आपका वो होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, तो रतौंधी होता, सही, हाँ रतौंधी ही है, नाइट ब्लाइंडनेस, हाँ ठीक है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से आपका होता है रिकेट्स, ठीक है। बी की कमी से बेरी भी होता है, ध्यान रखना। आगे आते हैं, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन में होता है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, किस में होता है, आलू में, शकरकंद में, अदरक में या गन्ना में। तो जड़ के द्वारा किस में होगा, शकरकंद में। आलू और अदरक में क्यों नहीं होगी, आलू में क्या होता है, तने के द्वारा, आलू अदरक में तने के द्वारा होगा, ठीक है। और गन्ने में भी किसके द्वारा होगा, तना के द्वारा ही होगा। आगे आते हैं, वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य में भार होता है, यानी कि बीच में क्या है, भार बीच में है। और बताइए भार बीच में किस में होता है, तो भार जब बीच में होता है वो होता है हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। कौन सी श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो इसमें से द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण ढूंढो, हैंडपंप, चाकू, ट्रॉली या फिर फावड़ा। कौन सा इसमें द्वितीय श्रेणी का है, तो इसमें आपका द्वितीय श्रेणी का है क्या, ट्रॉली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनामो, सोलर सेल, विद्युत मोटर या सितार। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, तो ये करता है विद्युत मोटर। अब कह दे आपको कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो बदलता है डायनामो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, तो गलत है।
जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ये जस्ट अभी बताया था, यही क्वेश्चन सही है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, H- लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी पर ध्यान देना। विटामिन सी का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल या थायोमीन या टोकोफेरॉल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आगे आते हैं। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है कैंची, हैंडपंप, सरौता या चिमटा। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है आपका सरौता है, या फिर नींबू निचोड़ने की मशीन जो होती है वो भी इसी में आती है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। कैंची, हैंडपंप ये दोनों ही आपके किस में आते हैं, प्रथम श्रेणी में आते हैं, और चिमटा आता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में, थर्ड वाले में। ठीक है, इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है, लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, एंटासिड। इंडिकेटर होते क्या है, तो इंडिकेटर होते हैं जो ये बताते हैं, यानी कि जिनको हम सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूचक। सूचक का मतलब है कि वो ये बता देंगे कि कौन सा पदार्थ हमारा अम्ल है और कौन सा पदार्थ हमारा क्षार है। ठीक है, और ये सूचक जो होते हैं, जैसे आपका जो लिटमस है ना, लिटमस वाला जो सूचक है ये किससे बनता है, लिटमस लाइकेन से बनता है, ध्यान रखना। तो लाल लिटमस ये भी एक सूचक है, मिथाइल ऑरेंज भी एक सूचक है, फिनोफ्थलीन भी एक सूचक है। कौन सा सूचक नहीं है, एंटासिड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एंटासिड। 52 क्वेश्चन है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचरा से, अ एवं बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंपोस्ट आपकी गोबर से भी बनती है और कूड़ा कचरा से भी बनती है, तो आंसर रहेगा सा ऑप्शन ए व बी दोनों से। नाइट्रोजन उर्वरक में पौधे बढ़ते हैं अतिशीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं है, या इनमें से सभी। तो नाइट्रोजन उर्वरक जो है, नाइट्रोजन उर्वरक से जो पौधे हैं वो बहुत अधिक गति से बढ़ते हैं, तो अतिशीघ्र बढ़ते हैं। ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जूल का मात्रक है, जूल मात्रक है, जूल का मात्रक है, पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, जूल मात्रक, यानी कि जो जूल है वो किसका मात्रक है। तो जूल हमें पता है दो का मात्रक होता है, एक तो कार्य का होता है और किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है कार्य का, दूसरा है ऊर्जा का, तीसरा ऑप्शन है कार्य व ऊर्जा दोनों का। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कार्य व ऊर्जा दोनों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रबी की फसल है मक्का, ज्वार, बाजरा, चना आदि। मतलब कौन सी है इनमें से, आदि आ रहा है ऑप्शन। रबी की जो फसल है वो है आपकी चना, और आपकी गेहूं हो गया, जौ। ठीक है, गेहूं जौ भी रबी की होती है ना फसल, जौ और आलू। गेहूं, जौ, आलू, सरसों ये सारी की सारी रबी की फसल रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये सारे 2020 में पूछे गए थे, इनको ध्यान रखना। चंद्र ग्रहण की घटना होती है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या की रात को, कभी भी। चंद्र ग्रहण कब होगा, जब भाई चंद्रमा निकलेगा, और चंद्रमा कब निकलता है पूरा का पूरा, पूर्णमासी को निकलता है। तो चंद्र ग्रहण की घटना कब होगी, पूर्णिमा के दिन हो जाएगी। डीपीटी के टीके से बचाव होता है, डीपीटी का टीका किस किस में लगता है, डीपीटी का टीका लगता है आपका डी फॉर डिप्टीथीरिया, पी फॉर पर्टुसिस होता है जिसको बोलते हैं काली खांसी, और टी फॉर टिटनिस। तो डिप्टीथीरिया में भी लगता है, काली खांसी में भी, टिटनिस, इन तीनों के बचाव में इसका यूज़ करते हैं, इसलिए आंसर रहेगा उपर्युक्त तीनों का। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट, यानी कि CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी है। तो Ca की संयोजकता, मैं यहाँ कुछ संयोजकताएं लिख देती हूँ, जैसे Na पर प्लस होता है तो Na का हो जाएगी संयोजकता +1, Ca की होती है +2 क्योंकि इस पर 2 प्लस होते हैं। कैसे निकाली जाती है वो आप क्लास देख लेना। इसके बाद SO4 पे होता है डबल माइनस, तो इसकी संयोजकता रहेगी -2। Cl पर -1 होता है, इसकी संयोजकता होती है -1। ठीक है, तो कैल्शियम की क्या रहेगी, +2। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़ों में, इल्लियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये तो खत्म ही हो जाएंगे। क्या बढ़ेगा, रोगाणु प्रतिरोध क्षमता, जिससे क्या हो उस फसल में क्या हो और रोग ना बढ़े। खरीफ की फसल है गेहूं, मटर, चना, धान। तो कौन सी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है धान। ठीक है, बाकी सब रबी की हो जाएंगी। हैरो खेत से निकालने के काम आते हैं खरपतवार, मिट्टी, पानी या उपर्युक्त सभी। हैरो का यूज़ हम क्यों करते हैं, हैरो का यूज़ करते हैं जो अनावश्यक आपके निकल के आ जाती है ना घास फूस, उसको हटाने के लिए, यानी कि खरपतवार को हटाने के लिए हैरो का प्रयोग किया जाता है। डिबलर से बुवाई नहीं होती है गेहूं की, चने की, धान की या बाजरे की। तो डिबलर से किसकी बुवाई नहीं होगी, धान, क्योंकि धान की पौध लगाई जाती है हाथों से। ठीक है, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है अपलावन या प्रवाह विधि, कूड़ विधि, क्यारी विधि या छिड़काव विधि।
कटाऊ पानी विधि कौन सी होती है? सीधी सीधी प्रवाह विधि, सीधे से प्रवाहित करते हैं ऐसे काट के, ठीक है। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन है, इसमें तो सोचना ही नहीं बिल्कुल भी। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक अभी जस्ट आया था, क्या होता है? जूल होता है। 2022 में प्रश्न पूछा गया था ये वाला, तो इसको ध्यान रखना। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। आगे आते हैं, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो गति के कारण है कार्य करने की क्षमता, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा बोलेंगे। स्थिति के कारण होती तो क्या होती? स्थितिज ऊर्जा होती। और यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा के ही दो भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक लाभ होता है W/F, W/F, W प्लस F या W-F। तो यांत्रिक लाभ होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्य अपॉन बल, ठीक है। चलो W/F, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरल मशीन है मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी या उपर्युक्त सभी। तो सरल मशीन ऐसी मशीन होती है जो क्या करती है? हमारी मदद करती है, हमारे काम को आसान कर देती हैं। मोटरसाइकिल भी है, सिलाई मशीन भी है, घिरनी भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है, कम, अधिक, नहीं या समान रूप से। तो वृक्षारोपण करेंगे तो जाहिर सी बात है भूमि का कटाव कैसा होगा? कम होना शुरू हो जाएगा ना। तो बस क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है 60 से 80%, 50 से 60%, 60% से कम या 60% से अधिक। तो क्या रहेगी? ये ऑप्शन रहेगा 60 से 80%, ठीक है। नियमित खाद के प्रयोग से होता है उपज की वृद्धि, मिट्टी की वृद्धि, पानी की वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। जब खाद का यूज़ करेंगे तो क्या बढ़ेगा? उपज बढ़ेगी, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारा। 72 क्वेश्चन है। चिमटा उदाहरण है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का या एक मशीन का। तो चिमटा किसका एग्जाम्पल है? एक चिमटा आता है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत। क्या बीच में होता है इसमें? तो इसमें बीच में होता है भार कह रही हूँ, आयास यानी कि बल, ठीक है। बल या फिर आयास बीच में होता है। भार व आलंब किनारों पर होते हैं। पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया ना इन्होंने, दोनों चीज़ इसमें लिख दी हैं। आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ध्यान रखना नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? कैसी ऊर्जा जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ज्वार भाटे की ऊर्जा को या प्राकृतिक गैस को या कोयले को या पेट्रोलियम को तो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं ज्वार भाटे की ऊर्जा को। ये ऐसे संसाधन है जो नष्ट हो गए, फिर इनको पुनः नहीं प्राप्त कर सकते, कर पाएंगे पर हजारों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। पुनः प्राप्त ना होने वाली ऊर्जा कौन सी है? कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहते पानी की ऊर्जा। तो भाई ये तो है आपकी नवीकरणीय, ये भी नवीकरणीय, ये भी है। ये वाली जो कोयले की ऊर्जा ये कैसी है? ये अनवीकरणीय ऊर्जा है, इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। 75 क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, किसके द्वारा? सौर सेल के द्वारा। या प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या? सोलर सेल, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शन से भी कुछ चीजें होती हैं, ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है उस हिसाब से। कार्य है कैसी राशि? सदिश, अदिश, न्यून राशि या इनमें से कोई नहीं। तो कार्य हमारी होती है एक अदिश राशि। ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? तो भाई ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। और यहीं पर मुझे याद आ रहा है, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? ये भी फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो आंतरिक ऊर्जा जस्ट अभी बताया था 2 प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। तो आपकी 2 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। 78 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है चिमनी, सूर्य, लालटेन या फिर इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत और प्राकृतिक स्रोत सबसे ज्यादा प्रमुख क्या है? सूर्य। जितनी ऊर्जा हमें सूर्य से मिलेगी उतनी कहीं से नहीं मिलने वाली, तो सबसे प्रमुख स्रोत क्या रहेगा? सूर्य रहेगा। एक जूल होता है, तो एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। क्यों होता है कि W बराबर क्या होता है? F इंटू डी,
जूल है आपका कार्य का मात्रक, न्यूटन हो जाता है बल का, और मीटर हो जाता है किसका, विस्थापन का मात्रक। तो यहीं से निकल के आएगा 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। निम्न में से सरल मशीन है, पहिया, घिरनी, पेच या ये सभी। तो भाई ये सभी सरल मशीनें हैं, आंसर रहेगा ये सभी। पेच भी है, घिरनी भी और पहिया भी है। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, या इनमें से कोई नहीं। तो सीढ़ी जो है वो कौन सी श्रेणी का है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 83 क्वेश्चन पर। आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन। तो देखो टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार में। म्यूसिन भी लार में, दोनों ये लार में पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन आपका अग्न्याशय में होता है। कौन सा बचा, पेप्सिन। पेप्सिन आपका आमाशय में है, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन भी आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है, पैराथॉर्मोन, गैस्ट्रीन, इंसुलिन या कीटोजैविक। तो शर्करा का नियमन यानी कि शुगर का जो स्तर है हमारे उसमें वो कौन नियमित करता है, वो करता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तभी ब्लड में क्या किसकी मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की, और इंसान क्या हो जाता है, डायबिटीज़, उसी को ही तो बोलते हैं। तो इंसुलिन जो है वो नियमन में यहाँ सहायक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के नियमन का कार्य करता है पैराथॉर्मोन, डाइबैटोजेनिक या फिर रेनिन या पेप्सिन। तो रेनिन एंजाइम रेनिन एंजाइम करता है, ठीक है, कैल्शियम व फॉस्फोरस का नियमन। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जल में घुलनशील दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। तो ट्रिक है इसकी, ऐसे याद कर लो, वसा क्या होते हैं, जो भी आपकी ऑयली चीज़ें हो गई, चाहे घी हो चाहे तेल हो, तो इतना याद करो, घी या तेल में क्या गिर गया, कीड़ा गिर गया, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन होते क्या होता है, कीड़ा, उसकी ट्रिक है। कीड़ा का मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। ये है आपका वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से बचे, विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, जल में घुलनशील विटामिन। और बाकी जल में घुलनशील ही पूछा था तो भाई यहाँ दोनों ऑप्शन रहेंगे आपके, विटामिन बी भी रहेगा और विटामिन सी भी रहेगा। पता नहीं किस हिसाब से पेपर ये बनाते हैं, यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। विटामिन सी और विटामिन बी दोनों ही क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ए और विटामिन डी क्या है, वसा में घुलनशील, ठीक है। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फॉस्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस, या इनमें से कोई नहीं। तो दांतों की मजबूती के लिए भाई दोनों ही जरूरी हैं, कैल्शियम व फॉस्फोरस, ठीक है। और दांतों के लिए ही नहीं, ये किसके लिए भी ज़रूरी है, हमारी हड्डियों के लिए भी ज़रूरी है। पैकेट का दूध सुरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा या किण्वन द्वारा। तो पैकेट का दूध जो सुरक्षित होता है वो होता है पाश्चुरीकरण द्वारा। और पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। किसने की थी, लुई पाश्चर। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित तो होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान किसमें, नाभिक में निहित होता है। नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या के, प्रोटोनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटोनों प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो कोई भी तत्व ले लो, उसका जो परमाणु क्रमांक होगा, जो उसका परमाणु क्रमांक होगा, उस तत्व में उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कार्बन ले लो, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो कार्बन में कितने प्रोटॉन होंगे, 6 होंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ, प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। 91 क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में स्थित हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। नाभिक में क्या होता है, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा जा सकता है कि नाभिक में कौन सा आवेश होता है, तो ध्यान रखना नाभिक में होता है पॉजिटिव चार्ज।
क्यों? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए नाभिक में पॉजिटिव चार्ज रहता है। और नाभिक के बाहर जो आपकी कक्षाएं होती है उसमें क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव। क्लियर है? नेक्स्ट है निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। 2,6, 2,7, 2,8, 2,8, 2। तो देखो निष्क्रिय जो गैसें होती हैं उनकी बाहर की जो कक्षा होती है वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखो सबसे लास्ट की कक्षा किस में पूर्ण है? लास्ट की जो कक्षा पूर्ण होगी उसमें क्या रहेगा? मैंने बताया 2, 8, एक सेकेंड, जो आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं 2, 8, 18, 18, 32। तो कहाँ पर आपको देखो ये दो देखो कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहा है। तो ये जो आपका दिया गया है विन्यास ये क्या है? इसकी जो बाह्य कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे मिल रहे हैं, यानी कि उसका अष्टक कंप्लीट है। अष्टक कंप्लीट है इसका मतलब कैसा है? वो निष्क्रिय है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखो तो यहाँ बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी ग्रहण करके अपना अष्टक कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर आप किसको देखो? ऑप्शन नंबर बा को देखो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ये अभी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर डा को देखो 2,8, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा अपने, तब इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय का कौन सा है? सी वाला। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है 93 क्वेश्चन, कार्बन 12। सीधे सीधे पहला ऑप्शन ही मिल गया। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, Ca2OH या CaOH का होल थ्राइस या फिर CaOH। तो कार्बन कह रही हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है आपका CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ एक आध सूत्र और देख लीजिएगा आप। धावन सोडा का पूछते हैं और आपसे खाने का सोडा, तो खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये होता है धावन सोडा का। 10H2O नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, लेकिन पूरा सूत्र है आपका 10H2O लगा करके। इसके बाद चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। इसके बाद बात करते हैं नमक का सूत्र। नमक का होता है NaCl। तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका 95 क्वेश्चन। भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणु में परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखो नया पदार्थ तो नहीं बनता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बात भी गलत है। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है या नहीं होता है? तो पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल जो पदार्थ होता है उसकी अवस्था बदलती है। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो लिक्विड में आ जाएगा, ऐसे अवस्था बदलेगी। तो कौन सा आंसर रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन का मतलब होता है रिवर्सिबल, यानी कि जैसे पहले कुछ पदार्थ था, कोई नया पदार्थ बना, वापस से आप पुराने में आ सकते हो। जैसे पानी से बर्फ बना ली और बर्फ से वापस पानी बना लिया, ऐसा वाला परिवर्तन कौन सा है? दूध का फटना, तो भाई दूध अगर फट गया पनीर बन गया, दोबारा तो दूध नहीं ला सकते, ये तो है ही नहीं। मोम का पिघलना, मोम अगर पिघल गई तो वापस से मोम इकट्ठी करके बनाई जा सकती है। मोमबत्ती का जलना या सब्जी का पकना, सब्जी पक गई तो भाई वापस से कच्ची सब्जी नहीं बन सकती, ये गलत है। मोमबत्ती का जलना, तो देखो इसको समझो, जो मोमबत्ती होती है, जैसे ये मोमबत्ती है, ठीक है, छोटी सी बना रही मोमबत्ती, और इसमें एक नीचे क्या होता है, बीच में क्या होता है? एक धागा होता है। मोमबत्ती का जलने का मतलब है कि वो धागा का जल जाना। जब आप देखते हैं मोमबत्ती जलती है तो जो मोम होती है साइड की वो पिघलती जाती है और जो धागा होता है वो जल जाता है, और वो धागा अगर जल गया तो वापस से वो धागा तो मिलने वाला नहीं है। तो ये भी क्या है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन ही रहा, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, भाई मोम अगर पिघल गई तो भाई इकट्ठी वापस मिल जाएगी, वापस से आप उस शेप में ला सकते हैं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मोम का पिघलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयलों को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, कागज की बोतल का टूटना। रासायनिक परिवर्तन बहुत ईजी। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक नया पदार्थ बन जाता है और उस नए पदार्थ से आप वापस पुराने पदार्थ में कभी नहीं आ सकते। बस इतनी चीज़ ध्यान रखना और आप सारे ऑप्शन फाइंड कर पाएंगे। कोयले को पीसकर पाउडर बना लेना,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नया पदार्थ नहीं बना, कोयले का पाउडर ही तो बन गया। अगला है कागज के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। कागज को तोड़ तोड़ के हमने टुकड़े बना दिए, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है यहाँ। कागज का जलना, कागज जला तो क्या बनी, राख बनी। क्या उस राख से वापस कागज बना सकते हो, नहीं बना सकते। यही क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। कांच की बोतल का टूटना, कोई नया पदार्थ नहीं बना, बोतल टूट गई तो टूट गई। ऐसी बात करो दूध का फटना, दूध फट के पनीर बना, एक नया पदार्थ बना, और उस पनीर से वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये कैसा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना है मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन या फिर अनियमित परिवर्तन। तो ज्वालामुखी का फूटना आपका कैसा परिवर्तन में आएगा, अनियमित परिवर्तन। कोई नियम नहीं, अचानक से कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो अनियमित में आएगा। बहुविकल्पीय सारे आपके कंप्लीट हो गए हैं, थोड़ी क्लास बड़ी हो गई होगी, उम्मीद है मुझे अच्छा लगा होगा आपको, और रिवीजन भी थोड़ा हो गया होगा। मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है वो करा दूंगी मैं, और तैयारी अपनी करते रहिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट आप ही की तैयारी है, थोड़ा सेल्फ स्टडी पर भी अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना भी हो सके जो हम खुद पढ़ते हैं, चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे बहुत काम आने वाली हैं, ठीक। और कोशिश करिएगा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पर आपका ज़्यादा ध्यान रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत यहाँ पर रिपीट होते रहते हैं डीएलएड में, तो आपको ये काफ़ी यहाँ से प्लस पॉइंट मिलेगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और जो भी नया साल है, जो भी आप चाहते हैं अचीव करना, अपना गोल बनाइए और ज़रूर उस पर मेहनत करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।